Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudamdi. This is my first video of Indian economy of revision classes of class 12 economics, and this is Indian economic development chapter, and this chapter is already completed, but this is the revision classes. In these classes I am again starting this chapter as a new chapter. So, and also I am discussing about some important questions related to the midterm examination and the overview of this chapter. Okay, सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो इंडिपेंडेंस के समय किस प्रकार के थे, या उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, हमारा अर्थव्यवस्था कैसा था। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय जब इंडियन इकोनॉमी जो था वो बुरी तरह से बहुत ही डैमेज किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा स्टेगनेटेड किया गया था हमारे अर्थव्यवस्था को, या एग्रीकल्चर सेक्टर को, या किसी भी तरह का जो भी इतना भी सेक्टर था, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, या फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, सभी पे बुरा प्रभाव रहा है इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश टाइम में। तो ये एट द टाइम ऑफ, या एव ऑफ कह सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस है, जिसे आप 1947 के अनुसार देख सकते हैं कि 1947 में किस प्रकार का हम लोग का इकोनॉमी था। मेनली मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टू डील with the important questions, we have some important question that is called long questions and the short question. And what was the state of agriculture sector of Indian economy on the eve of independence? This question is very important कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का अर्थव्यवस्था स्टेट क्या था इंडिपेंडेंस के समय, मतलब हमारा आर्थिक एग्रीकल्चर सेक्टर था कैसा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस, मतलब हर बात आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडिपेंडेंस के समय इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर कमेंट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइलर ऑफ द सॉइल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। स्टेट द 3 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट के समय कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स था इंडियन इकोनॉमी का, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डिस्कशन, एंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू द पेज नंबर 4 and 5. लेट्स अस अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. And in this question I am discussing about the features of Indian economy at the time of independence. हमारा अर्थव्यवस्था कैसा था इंडिपेंडेंस में, हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए हमें आते हैं वापस क्वेश्चंस की ओर। तो ये हम आ चुके हैं। तो ये हमारा जो फीचर्स हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मिल गया है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा अर्थव्यवस्था जो है, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एव ऑफ इंडिपेंडेंस। एव मतलब हो गया युग या समय, ठीक ना। तो देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेगनेटेड इकोनॉमी सबसे पहले कहा गया है यहाँ पे, हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था, ठीक है, या हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो स्टेगनेटेड इकोनॉमी था। स्टेगनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे वो इकोनॉमी जो गतिहीन है, जो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उस तरह का जो इकोनॉमी होता है हम उसे स्टेगनेटेड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ईयर लिखा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रोथ रेट कितना था। तो 1860 से लेकर 1925 में जो ग्रोथ रेट था और पर कैपिटल इनकम वाज लो एज 0.5, मतलब वो 0.5% था, ठीक है। 1950 में वो और घट गया, 0.1% हो गया। तो इस तरह से दिखाता है हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेटेड इकोनॉमी था, वो बढ़ नहीं रहा था, लोगों का इनकम कम था, लोगों का देश का नेशनल इनकम कम था। तो जब देश का नेशनल इनकम, जब पर कैपिटल इनकम, जब पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी कम हो तो कैसे देश तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का समय था, जिस समय वो ब्रिटिश ने हमें एक कह सकते हैं कि हमें जो अर्थव्यवस्था दिया था वो अपाहिज का अर्थव्यवस्था दिया था, मतलब वो अर्थव्यवस्था जो गतिहीन है, अनडेवलप्ड है। तो इस तरह से ब्रिटिश ने पूरी तरह से अपने फ़ायदा के लिए सिर्फ हमारा इकोनॉमी को यूटिलाइज किया। हमें इकोनॉमी जो मिला ब्रिटिश के द्वारा, उसके जाने के द्वारा, वो बहुत ही गतिहीन मिला था, स्टेगनेटेड मिला था। फिर बैकवर्ड इकोनॉमी है हमारा, जो ये भी कहा गया है कि यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी था वो बैकवर्ड इकोनॉमी है, पिछड़ा इकोनॉमी है,
ठीक है। 1947 1948 में जो पर कैपिटा इनकम था वो जस्ट 230 था। तो देख सकते हैं आप कितना कम हमारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो इससे मतलब दिखाया दे रहा है हमें कि हमारा अर्थव्यवस्था या हमारा इकोनॉमी कितना कमजोर है। पर कैपिटा 230 का मतलब क्या हो गया, बहुत कम हो जाना, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, पर व्यक्ति का इनकम, पर व्यक्ति कितना कमाता है, तो 230 बस, तो बहुत है। एक महीना में अगर आप 230 रुपये में कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम है। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी था वो भी बैकवर्डनेस दिखा रहा है। बैकवर्डनेस मतलब कि वो भी बहुत पिछड़ा था। हमारे देश में 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहे थे, फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि हम टेक्निकल नहीं थे, हम लोग टेक्निकल, हमें लेक ऑफ टेक्नोलॉजी था हमारे पास। तो इस प्रकार से हम लोग का जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी था वो भी क्या था, बैकवर्डनेस था। फिर इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हमारे देश में जो भी हैवी इंडस्ट्री नहीं था, जैसे कि कोई मशीन की इंडस्ट्री नहीं थी हमारे पास, जो भी इंडस्ट्री हुआ करता था छोटा मोटा इंडस्ट्री हुआ करता था। सिर्फ पहली बार एक इंडस्ट्री ब्रिटिश के द्वारा ही इंडिया में खुला था, ठीक है। तो जिसमें हिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप उसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश, आप कौन सा है वो देख सकते हैं नेट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था वो भी बहुत बैकवर्ड था, वो भी बहुत पिछड़ा था। तो यहाँ से हमें ओवरव्यू मिलता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था या एग्रीकल्चर सेक्टर था या किसी भी तरह का सेक्टर था, उसका सभी का इकोनॉमी जो है बहुत ही बैकवर्डनेस था और स्टैग्नेटेड इकोनॉमी था, मतलब बहुत ही पिछड़ा इकोनॉमी था, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रेम्पेड पॉवर्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रेम्पेड पॉवर्टी है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, बहुत सारे जो हम लोग जनसंख्या था बहुत ही गरीब था। पीपल वे आर गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 स्क्वायर मील मतलब टुकड़ों में उसे मील मिलता था, भोजन मिलता था एक दिन में, ठीक है। दे लेक शेल्टर एंड क्लोथिंग, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, कपड़ा नहीं था। तो यहाँ दिख रहा है यहाँ पर रेम्पेड पॉवर्टी था, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी था जो था, जैसे कि लैंड हो गया या डैम हो गया या रेलवे हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेशन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था उस समय, पावर जनरेशन वो 2100 मेगावाट है, और जबकि रेलवे लाइन जो है 53,596 है, जबकि आज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इस समय हम देख सकते हैं इस तरह से हमें एक व्यू मिलता है कि हमारा जो पावर कैपेसिटी था या रेलवे लाइन था वो कितना कमज़ोर था, कितना कम था। हैवी डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट, हम लोग हमारा जो भारत देश था वो बाहर के देशों पे डिपेंडेबल था। कोई भी चीज़ चाहिए था तो बाहर से हमें मंगवाना पड़ता था, हमारे देश में उसकी उपलब्धि नहीं थी, उसके प्रजेंट नहीं हुआ करता था, वो हमारे देश में कमी हुआ करता था। तो हम लोग डिपेंडेबल हो गए थे बाहर के देशों से गुड्स को मंगाने के लिए या सर्विस को मंगाने के लिए या किसी तरह का इम्पोर्ट करने के लिए, मशीन का किसी तरह का गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बाहर पे डिपेंडेबल निर्भर होना पड़ता था। फिर यहाँ लिखा है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यहाँ कहा गया है कि 1948 में ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरिया वाइल 86% लिव इन द रूरल एरिया। यहाँ दिखाया जा रहा है कि 86% जो है गांव में लोग रहते थे और 14% जो लोग हैं वो शहर में रहते थे। जब शहरों में लोग कम रहते तो अर्बनाइजेशन होगा कैसे, अर्बनाइजेशन में तो क्या शहरीकरण, जब तक शहर को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हमारा इकोनॉमी में डेवलप नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, मैंने इससे पहले कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हमारे देश में जो जितना भी जनसंख्या है उसका 72% लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि फिर भी हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था वो बहुत ही ख़त्म था या बहुत ही कम था, ठीक है, बहुत कम था, स्टेग्नेटेड था, ठीक है। सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमी ना मिक्स हो, ना कैपिटलिस्ट हो, ना ही सोशलिस्ट हो, मिला जुला हो, उसे सेमी फेडरल इकोनॉमी कह सकते हैं आप, ठीक ना। मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं दिया रहा था, जब मन तब इकोनॉमी को बदलाव दिया जा रहा था। तो कुछ अच्छा गवर्नमेंट होना चाहिए था जो इसको समझ सकता था। तो यहाँ सेमी फेडरल इकोनॉमी था, मतलब कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भाग हो गया, मतलब कुछ मिक्स इकोनॉमी का भाग हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फेडरल और नॉर कैपिटलिस्ट, ना ही वो फेडरल था मतलब गवर्नमेंट के अंदर था, ना ही वो कैपिटलिस्ट था, ना ही सोशलिस्ट था, ना ही कैपिटलिस्ट था। कैपिटलिस्ट मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट कंपनी का राज होता है,
और सोशलिज्म मतलब वो इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट कंपनी का राज होता है या गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल करता है। अब मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ दोनों मिलकर काम करता है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ सेमी फेडरल इकोनॉमी था, जो इंडिकेट करता है कि हमारा अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। फिर आते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी में आते हैं। हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब ये हो गया, कॉलोनियल का वर्ड मतलब समझते हैं। पहले कॉलोनियल का मतलब होता है एक देश जब दूसरे देश में राज करता है तो हम उसे कॉलोनियल कहते हैं। तो कॉलोनियल इकोनॉमी, बिल्कुल हमारा देश कॉलोनियल इकोनॉमी था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में राज कर रहा था। उसका एक ही एम था कि वो हमारे देश में जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करे और जो फिनिश गुड्स है ब्रिटेन में वहाँ से लाए। मतलब हमारा एक गुड्स जो रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से विदेश जाता था, ब्रिटेन जाता था, वो फिनिश गुड्स बनकर हमारे देश में आता है, अब महंगा बिकता है। तो यहाँ ये दर्शाया जाता है कि हमारा देश कितना किस तरह से तरक्की कर रहा है, हमारा देश उस समय किस प्रकार का था। तो ब्रिटिश ने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठाया और हमारे देश का जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना भी रिसोर्स था, उसको यूटिलाइज किया था, और जितना भी सरप्लस हुआ था वो अपना आर्मी को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए अब इस्तेमाल किया था। ठीक है, ताकि वो यूज कर सके या उसको टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके, सिर्फ अपने काम के लिए हमारे देश को यूटिलाइज किया था, जिसकी वजह से हमारा देश जो है इकोनॉमी जो था बहुत ही कमज़ोर था। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है अगला, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है इंडिपेंडेंस के समय। तो यहाँ देखिए लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी है, उस समय हमारा उत्पादन जो था खेतों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड उतना ज़्यादा नहीं था। आप इसे ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं, वीट का प्रोडक्शन या राइस का प्रोडक्शन डिफरेंट ईयर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी था, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, कभी रेनफॉल आ गया, किसी चीज़ का भी मतलब कुछ पता नहीं था कि क्या कब होगा, इसलिए हमारा खेती भी जो है अच्छा नहीं हो पा रहा था। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब हम लोग डिपेंडेबल थे, हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन दो तरह का फार्मिंग होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग, एक को बोलते हैं हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में का मतलब होता है जहाँ पे एक फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है बेचने के लिए गुड्स को या फसल को, खुद के लिए भी और बेचने के लिए भी जब करता है, अधिकतर बेचने के लिए करता है तो उसे कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। और जब फार्मर अपने ही परिवार को पालन पोषण करने के लिए खेती करे, अपने लिए ही खेती करे, अपने लिए ही फसल उगाए, उसे हम लोग सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। मतलब हमारा जो देश था इंडिपेंडेंट के समय, उस समय जो फार्मर थे वो सिर्फ डोमिनेंस थे, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेबल थे सब्सटेंस फार्मिंग में, खुद के लिए फार्मिंग करते थे, कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते थे। तो यहाँ भी दिखा रहा है कि हमारा अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कमजोर था। गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टाइलर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल मतलब जो सॉइल है या जो लैंड है उसकी जो मालिक है, जैसे लैंडलॉर्ड, एंड द टाइलर ऑफ द सॉइल मतलब जो किसान है, टाइलर को यहाँ पे किसान के द्वारा दिखाया जा रहा है। एंड द सॉइल मतलब लैंड का जो टाइलर है, जो लैंड को जोतता है, जो कल्टिवेट करता है, जो आपका यहाँ पे जो फार्मर है, जो लैंडलॉर्ड और फार्मर में जो डिफरेंट है, जो गल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा था। लैंडलॉर्ड अपना फ़ायदा के लिए सोचता था और टाइलर जो है देश का फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदा के लिए, घर चलाने के लिए बारे में सोचता था। तो यहाँ पे एक गल्फ था, एक गहराई था दोनों के सोच में, दोनों के रहन सहन में, दोनों के तरीकों में, दोनों के आइडिया में भी। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप्ड नहीं कर पाया, क्योंकि लैंडलॉर्डशिप और सिर्फ जो होता है, जो मालिक होते हैं वो हमेशा रेंट के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा लगान के बारे में सोचते हैं। तो उन्हें खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है कि सूखा हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बट उन्हें लगान चाहिए, उन्हें रेंट चाहिए, उन्हें टैक्स चाहिए, और टैक्स, बहुत सारा टैक्स जो है ब्रिटिश को भी पे किया जाता था। अगला देखते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हो गया, पहले जो किसानों के पास जो लैंड हुआ करते थे वो स्मॉल होते थे, फ्रेगमेंटेड हुआ करते थे, मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ करता था, बहुत कम ज़मीन हुआ करता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे भारत देश में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है किसानों के लिए, जबकि विदेशों में 230 हेक्टेयर 300 हेक्टेयर तक ज़मीन होते हैं। वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत हाई होता है, हमारा देश का टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि हमारा जो किसान है उसके पास स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग है, मतलब कि ज़मीन कम है। जब ज़मीन कम है खेतीबाड़ी के लिए, जो कल्टीवेशन के लिए, तो कैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे वो उत्पादन करेगा, कैसे वो प्रोडक्शन करेगा फसलों का। तो इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ नहीं पा रहा है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। चलिए मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो मेन रोल निभाता है वो जमींदार निभाता है। जमींदार को आप लैंडलॉर्ड के रूप में देख सकते हैं। आखिर ये लैंड रेवेन्यू अंडर द ब्रिटिश रूल है क्या, उससे भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि हमारा जो ब्रिटिश था वो एक फिक्स अमाउंट टैक्स रख दिया था फार्मर के लिए, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा अगर आप खेती करना चाहते तो। और ये टैक्स जो है ये ब्रिटिश जो तक जो पहुंचाता था उसको हम जमींदार कहते थे। जमींदार लगान और टैक्स दोनों आप कह सकते हैं कि लगान में ही सब कुछ मिलाकर वसूल करते थे फार्मर से।
फार्मर से मान लीजिए लगान ज़्यादा लेते थे या टैक्स ज़्यादा लेते थे, और जो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कम देते थे। तो यहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो अपने बारे में सोचते थे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, तो लैंड से जो रेवेन्यू कमाई होता था, जो फार्मर जो खेती कर रहा है, जमींदार को उससे जो फायदा होता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश राज में, वो बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से अनफेवरेबल था, मतलब वो डिसकरेज कर रहा था फार्मर को। फार्मर से कोई लेना देना नहीं था, जमींदार को सिर्फ जमींदार टैक्स से मतलब रखता था, वो टैक्स को गवर्नमेंट को चुकाता था। साथ ये भी दिखा जाता था कि जमींदार बहुत ज़्यादा पैसा वसूल करता था फार्मर से। यही लैंड रेवेन्यू सिस्टम है अंडर ब्रिटिश राज, जिसमें फार्मर को दिक्कत बहुत होता था। ठीक है। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे ये भी कहा गया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो उस समय जो फार्मर हुआ करते थे वो सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, मतलब खुद के लिए फार्मिंग करते थे। पर बाद में जो ब्रिटिश है वो उन्होंने ये चाहा कि जो लोग हैं वो सब्सटेंस फार्मिंग छोड़कर कमर्शियल फार्मिंग करें, मतलब फार्मिंग का बिजनेस करें। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने फोर्स किया कि आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करें, और कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत ब्रिटिश सिर्फ वही प्रोडक्ट को या फसल को उत्पादन करने देते थे या इंकरेज करते थे जिनसे उनको फायदा होता था, ना कि देश को फायदा हो। लोग भूखमरी में जाए उससे कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिश को सिर्फ इंडिगो या बहुत सारा और भी क्रॉप था उसे वो उगाते थे, और यहाँ तक कि फार्मर को लोन नहीं देते थे और लोन साइकिल में दबा देते थे और जिंदगी भर एक ही काम करवाते रहते थे। तो यही है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें देखा जाए तो एक थोड़ा सा आइडिया जो है बदल गया, जिसमें लोग या किसान फार्मिंग करने लगे बेचने के लिए भी। ठीक ना। चलिए देखते, ये हमारा खत्म हो गया है ये टॉपिक भी। और यहाँ दिखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के समय। तो उस समय डीके पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, मतलब बताने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले हमारे देश में क्या था कि हर चीज़ हाथों से बनाया जाता था, पर ब्रिटिश के आने की वजह से ब्रिटिश ने नया नया मशीन ला दिया, या फिर ब्रिटेन से भी बहुत सारा मशीन मेड गुड्स लाने लगा, जिसकी वजह से हमारा देश का जो हैंडमेड जो गुड्स था वो चल नहीं पाया, कंपटीशन नहीं कर पाया। यहाँ कंपटीशन देना पड़ गया फॉरेन गुड्स के साथ, हमारे भारत के देश का गुड्स के साथ। मतलब भारत का जो देश का गुड्स था या डोमेस्टिक गुड्स कह सकते हैं आप, देश का गुड्स जो हाथों से बनता था, वो ब्रिटेन का जो गुड्स मशीन से बनता था उससे वो कंपटीशन नहीं कर पाया। इसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिके हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब यहाँ पे समझिएगा डिस्क्रिमिनेटरी आखिर होता क्या है। ऐसा पॉलिसी जिसमें अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है ब्रिटिश को, जैसे इंडिगो का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिगो फ्री में जाएगा, मतलब कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि अगर यहाँ से कोई और बाहर से अगर आप कुछ गुड्स मंगा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था, मतलब आप ब्रिटेन को छोड़कर किसी और देश के साथ व्यापार करते हैं या अगर आप गुड्स का लेन देन करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्स बहुत हावी लगेगा। अब ब्रिटेन के साथ अगर लेन देन करते हैं, मतलब अंग्रेजों के साथ अगर लेन देन करते हैं तो आपको टैक्स कम लगेगा। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अलग अलग तरह का टैरिफ पॉलिसी या टैक्स देखा जाता है। ठीक है, जो सिर्फ फेवर था ब्रिटिश के। डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसरी कोड, उस समय जो कोड हुआ करते थे, जो जैसे मुगल का कोड होता था जहाँ पे मुगल फैसला लिया था, या जो बहुत सारा राजा महाराजा जो बैठते थे वो जो फैसला लेते थे, ये सारे कोड का ये सारा सिस्टम को हटा दिया गया। ब्रिटिश ने कोर्ट सिस्टम ला दिया जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, इस तरह का कोर्ट लाया और यहाँ का कोर्ट का सिस्टम को पूरा तरह से हमारा भारत का बदल दिया। इसी को कहा जा रहा है डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना। ठीक है। तो राजा जो अपने दरबार में जो कोर्ट को स्टार्ट करते थे, जो बातों को सुनते थे, वो सब खत्म हो गया धीरे धीरे ब्रिटिश के आने की वजह से। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो कंपटीशन हो गया, हैंडमेड जो प्रोडक्ट था जो हम लोग हाथों से बनाते थे उसको कंपटीशन मिलने लगा मशीन मेड प्रोडक्ट से जो ब्रिटेन से आता था। तो हमारा जो गुड्स था भारत का वो उतना टिक नहीं पाया ब्रिटिश के गुड के सामने, क्योंकि वो मशीन मेड था। ठीक ना। फिर आते हैं न्यू पैटर्न ऑफ द डिमांड, एक नया पैटर्न ऑफ द डिमांड स्टार्ट हो गया हमारे देश में। बहुत सारे देश जो लोग रिच लोग थे उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, उन्होंने न्यू कल्चर को अपना लिया, उन्होंने न्यू डिमांड करने लगा कि मुझे ऐसे रहना है, इस तरह से काम करना है। ठीक है। जो हमारा रिच पीपल भी थे भारतीय लोग, वो भी बदलने लगे धीरे धीरे ब्रिटिश के आने की वजह से। उनका क्लोथ का सिस्टम, उनका रहन सहन सब बदल गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन द इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश ने भले ही अपने फायदा के लिए पर देश का फायदा कर गया और उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, रेलवे भारत में लाया। और ये जो रेलवे था, फर्स्ट ट्रेन जो था वो बॉम्बे से मतलब मुंबई से लेकर थाने तक चला गया था। ठीक है। तो यहाँ देखा जाए ताकि इसलिए लाए ताकि वो गुड्स को पोर्ट तक ले जाए, अपने गुड्स को, ताकि उसे आसानी रखें, आसानी लगे ब्रिटेन तक गुड्स पहुँचाने के लिए। इसलिए उसे ट्रेन का एक रास्ता चाहिए था सिर्फ अपने फायदा के लिए, और अपने फायदा से हम लोग को भी फायदा पहुँचा चुका है।
चलिए, तो ये मेरिट डिमेरिट दोनों हो सकता है। आप देख सकते हैं ब्लिंक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पर जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन क्वेश्चन में। जो मैंने टिक क्वेश्चन किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उन सब क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। तो अगर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल के बारे में पूछे तो आप भी लिख सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछें, रोड, रेलवे, इसके बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं। उसका मेरिट डिमेरिट लिख सकते हैं। वाज द देयर एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या कुछ पॉजिटिव हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। हमारे भारत का जो ट्रेन आ गया हमारे देश में, रेलवे लाइन बन गया, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट था जो इंडिया हमें ब्रिटिश के द्वारा मिला। हमारा कमर्शियल आउटलुक हो गया, मतलब हम लोग बिजनेस के बारे में सोचने लगे, न्यू अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल और फाइमाइन, मतलब कि हम लोग बाढ़, सूखा, ये सबको कंट्रोल करना सीखने लगे। तो यहाँ से देखिए हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज टेक्निकल इकोनॉमी, जिसके बारे में मैंने बताया था। लैंड प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था। व्हाट इज इन्फर्म मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसस मेथड। ये पॉपुलेशन सेंसस क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन साइज अलॉन्ग विद द कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन सेंसस एक डिटेल एस्टिमेशन है पॉपुलेशन का, मतलब कि हमारा देश का साइज क्या है या हमारा देश का पॉपुलेशन का साइज क्या है, ठीक है। और एकदम डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है, एक देश का प्रोफाइल तैयार करना कि आखिर हमारे देश में जनसंख्या कितना है, वो पॉपुलेशन सेंसस के अंतर्गत आ जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो हम देख सकते हैं कि हमारा व्हाट इज सब्सटेंस फार्मिंग है। जो सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जहाँ पे फार्मर खुद के लिए फार्मिंग करता है, अपने परिवार के लिए करता है। So this chapter is completed and this chapter contain all the questions, answer, internal question, external question, all questions of related to this chapter। ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आपके लिए मिड टर्म के लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए फिलहाल ये 3 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 7। आप इसकी तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। सो थैंक यू।